बिना फैन के भी अब काम हो जाएगा। थोड़ा इधर आगे बैठा करो तो अच्छा भी लगेगा। देखो शांति से सुन लो। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए आप लोगों को। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या डिफाइन करता है आपको? याद है किसी को बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन? क्या है? सिंपली हम बता सकते हैं यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स and their products for human welfare। बस खुद के फायदे के लिए हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज कर सकते हैं, यही बायोटेक्नोलॉजी है। सिंपली बात, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ह्यूमंस के फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो, इट इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। देन वी कम्स टू द बायोटेक्नोलॉजीज प्रिंसिपल्स। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं। वन प्रिंसिपल इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड वन इज स्टेरिलाइजेशन। पूरा रिवाइज करा देता हूं ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेरिलाइजेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है चेंज इन केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप जीनोम भी लिख सकते हो। चेंज इन क्या हो गया? तो वो छोड़ो तुम। अब शांति सुनो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बताता है? चेंज इन केमिस्ट्री ऑफ जीनोम। आप डीएनए और आरएनए में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और स्टेरिलाइजेशन का मतलब है हाँ, टू प्रोवाइड कांस्टेंट एनवायरनमेंट to help in culturing of host cells, इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। हाँ, बड़े लेवल पे ही तो करोगे आप ये स्टेरिलाइजेशन। एक कांस्टेंट टेम्परेचर देना ताकि होस्ट सेल अपना प्रोटीन आसानी से बना सके, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल्स में दो प्रिंसिपल्स हैं। एक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें डीएनए और आरएनए में चेंज करते हैं। दूसरा है स्टेरिलाइजेशन, कि जब भी आप कोई मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हो तो मास लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए उधर की इन्वायरमेंटल कंडीशन को कांस्टेंट रखना होता है। तो कांस्टेंट रखने के लिए हम यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। आई बात समझ में? अब आ जाओ। और बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या सीखा है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सारी कहानी घूम फिर के यहीं पे आती है। यस और नो? क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो बस ये रहा हमारा फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को जब किसके साथ मिला दो, इसको कह देते हैं वेक्टर डीएनए या फिर कैरियर डीएनए। तो जब फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए आपस में मिल जाते हैं
तो कौन सा डीएनए बन जाता है? तो हम इसको कह देते हैं इट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है बात? ये तो तुम समझ ही गए होगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं। ये आपका क्या बन गया? आरडीएनए। क्या बन गया? आरडीएनए। फिर हम बात कर लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स के बारे में। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे तभी हम कट लगा सकते हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स व्हिच आर एबल टू कट न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स को कट लगा सकते हैं उन्हें कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक पढ़ा था एंडोन्यूक्लियस, एक पढ़ा था एक्सोन्यूक्लियस। यस और नो? एंडोन्यूक्लियस अंदर से कट लगाता था, एक्सोन्यूक्लियस बाहर से कट लगाता था। फिर हमने एक और आपको बात बताई थी कि जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो जो कट लगाता है उस कट की पोजीशन को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। याद है? हाँ, कि एंडोन्यूक्लियस जब भी अंदर से कट लगाएगा तो वो कट लगाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से, और जब भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है तो स्टिकी एंड्स बनते हैं। कैसे एंड्स बनते हैं? चिपचिपे। ठीक है, स्टिकी एंड्स बनते हैं। ये पहचान है कि आपने किसको कट लगाया है, डीएनए को, वो भी कौन से एंजाइम से? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम से। दूसरा टूल कौन सा है? क्लोनिंग वेक्टर, जिसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे। ये जो आपका वेक्टर है ना, यही आपका सेकंड टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, क्लोनिंग वेक्टर। अच्छा, दो डीएनए को जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, तो तीसरा टूल हो गया लाइगेस, एंड लास्ट टूल इज होस्ट, या फिर कॉम्पिटेंट होस्ट भी लिख सकते हो। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम अपने डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं और उससे मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये सब हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लिया है बायोटेक्नोलॉजी का। इसके बाद आगे बढ़े। क्या? स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये एक हमारा होस्ट सेल है। ये होस्ट सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और लगभग 6 to 7 pH पे। इस कंडीशन में ये होस्ट सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, अब स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस और 6 to 7 pH, इसको चेंज नहीं होने देना है। इसमें किसी भी तरीके का चेंज वैलिड नहीं होने देना है। स्टेरिलाइजेशन मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही रखना है, बस उसी को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्योंकि अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये होस्ट अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, इसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा प्रोटीन्स का। क्लियर है बात? तो ये सब स्टेरिलाइजेशन कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहती हैं बस।
अब आ जाते हैं हम सीधे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिव्या क्या बातें कर रही हो तुम? इधर आओ फर्स्ट बेंच पे, जल्दी आओ। अरे आओ तो फर्स्ट बेंच पे, बातें मत करना। खुशी तुम फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, समझ में नहीं आएगा फिर क्या। इधर आओ, इधर फर्स्ट बेंच पे आओ तुम, जल्दी तो आओ। अरे जल्दी आओ दिव्या, फर्स्ट बेंच पे आओ जल्दी से, फर्स्ट बेंच पे आओ, जल्दी आओ। अरे तो नहीं आना तो क्लास ही नहीं आते फिर। अरे तो यहाँ आके बैठो, जल्दी आओ, मैं कह रहा हूं ना। तो ध्यान दो पढ़ाई पे। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको आरडीएनए बनाना है, ये हमेशा पूरे इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। क्या कर रहे हो तुम पीछे, फोन चला रहे हो तुम? दिखाना तुम दूसरा हाथ। तो ठीक है, अब देखो ध्यान से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बताओ रुद्र, सबसे पहला स्टेप क्या चाहिए? चैप्टर तो पूरा पढ़ाई दिया है ना। आइसोलेशन चाहिए। हाँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए बोलो, ठीक है। जो भी डीएनए आपको चाहिए सबसे पहले उसे आइसोलेट कर लो, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर से हम उसका डीएनए बाहर निकाल लेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? डीएनए के फ्रेगमेंटेशन करने बाय द हेल्प ऑफ यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस to make fragments of डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए हम उसमें क्या यूज करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी पढ़ा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है, कौन से एंड से कट लगाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट लगाता है, जिसकी वजह से कौन से एंड्स बनते हैं? स्टिकी एंड्स बनते हैं, और स्टिकी एंड्स को हेल्प करते हैं लाइगेज एंजाइम को जोड़ने के लिए। पढ़ाई देना हमने, यस और नो? थर्ड थिंग, हाँ, अब जो आपके फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनको किस पे रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पर। नाउ अरेंज दीज फ्रेगमेंट्स, किसके ऊपर रखेंगे? ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के ऊपर उसको अरेंज कर देंगे। कौन सा जेल यूज करते हैं? एग्रोस जेल यूज करते हैं। कहां से निकालते हैं इसे? हाँ, सीवीड। पता होना चाहिए तुम्हें, अगर बता रहा हूं मैं तो बस एक्स्ट्रा चीज है ये। अब आ जाओ फोर्थ। अब क्या है, रुको। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में क्या होता है? नेगेटिव एक साइड, तो नेगेटिव पे सारा। अब देखो इस वाले स्टेप में ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप में, इसमें आपके पूरा आइसोलेशन वाला जो मैंने पढ़ाया था ना, साइड बाय साइड, हाँ, इसमें वो सारे स्टेप्स आ जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाएंगे, अरेंज डीएनए फ्रेगमेंट्स टूवर्ड्स नेगेटिव कैथोड। कहां पे अरेंज करते हैं? कैथोड की तरफ अरेंज करेंगे। इसी बात सुनो, अरेंज डीएनए फ्रेगमेंट्स एट द नेगेटिव कैथोड।
तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को कहां पे अरेंज करना है? फिर अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट। सीख लो, सीख लो, नहीं रह जाओगे सब कुछ। पास थ्रू इट, ध्यान से पढ़ लो। सीखा तुमने कुछ है नहीं, गर्मी तुम्हें पहले लग रही है, हैं? इधर आ जाओ, तुम आगे बैठ जाओ, ये चला लेते हैं, ठीक है? क्या तुम पढ़ नहीं रही हो दिव्या, बात सही सी ऐसी है। अपने फैमिली मेंबर से मिलाओ मुझे, ठीक है? अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू इट, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, हाँ, स्टार्ट्स मूविंग, हाँ, हाउ वुड यू आइसोलेट डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द डिजायर्ड डीएनए सैंपल? कैसे आप डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करोगे? तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड, एनोड की तरफ जाने लगते हैं। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, स्टेप से काम नहीं बनेगा तुम्हारा। हाँ पूरा एक्सप्लेन करो, डायग्राम भी बनाना, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, सुन लो मेरी बात, ठीक है? 5 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम तुम्हें 2 पेज लिखने पड़ेंगे। बेटा इसी बात का तो ये बायो है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें साथ साथ आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। फिर बातें करने लगे, मैं छोड़ो के रिवीजन, नया चैप्टर पढ़ा लेता हूँ इससे अच्छा, तो जब तुम्हें टाइम पास ही करना है तो मैं इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा अब, ठीक है? फिर क्या होगा? शेविंग इफेक्ट, शेविंग इफेक्ट मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी का कुछ टॉपिक छूट गया हो तो वो भी कवर हो जाए। फिर इसमें होता है शेविंग इफेक्ट, शेविंग इफेक्ट के चक्कर में क्या होता है? लार्ज फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाते हैं, रिमेन्स बैक, और स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? इस तरीके से मूवमेंट होता है सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पर, लेकिन हमको नहीं पता है कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट कहां पर अरेंज है। इसके लिए हम क्या करते हैं? यूज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड, इसका यूज करते हैं हम, यूज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड केमिकल एंड स्टेन, स्टेन मतलब छिड़कना, स्टेन ओवर द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है उसके ऊपर स्टेन कर दो। एज अ रिजल्ट क्या होगा? व्हेन एक्सपोज टू यूवी रेडिएशंस, नॉर्मल लाइट से देखेंगे तो नहीं, व्हेन एक्सपोज टू यूवी रेडिएशंस the DNA fragments glow with bright orange color,
किस कलर के दिखेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर। हाँ ठीक है। फिर लास्ट प्रोसेस है इल्यूशन। स्पार्कल या नाइफ की मदद से उस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लेना। जब यूवी रेडिएशंस डालोगे आप तो ये ऑरेंज ऑरेंज दिखने लगेंगे। कैसे दिखने लगेंगे? तो जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स स्मॉल इन साइज होगा उसको आप बाहर निकाल लेंगे और उसका हम यूज कर लेंगे फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने अपने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर लिया। किसी को डाउट आया समझ में? नोट करना चाहते हो? वैसे ही मैंने लिख रखा है नोट्स में सब कुछ। ठीक है। अब बात आती है फोर्थ स्टेप की। स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 आपसे कहता है कि क्या आपके पास जो डीएनए सैंपल आया है क्या वो पर्याप्त है आपकी रिसर्च के लिए? अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आप क्या करो, उसको बढ़ा सकते हो, एनीलिंग कर सकते हो उसकी। क्या कर सकते हैं? हाँ, एनीलिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट by the help of पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर की मदद से हम उस डीएनए फ्रेगमेंट को बड़ा भी कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जितनी हमको रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं। कल ही पढ़ाई है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं। डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। ठीक है। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं। यस और नो? हीट एट 95 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम कौन सा चाहिए? टैग पॉलीमरेज। कहां से निकाला है टैग पॉलीमरेज को? थर्मस एक्वाटिकस। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। थर्मस एक्वाटिकस से निकालते हैं। ये हेल्प करता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में। ठीक है। फिर आता है एनीलिंग। हाँ, अटैच्ड केमिकली सिंथेसाइज्ड प्राइमर्स। जो केमिकली प्राइमर्स आपने बनाए हैं ना उन्हें जोड़ दो विथ टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके साथ जोड़ दो एंड एट लास्ट एक्सटेंशन कर लो। जॉइन द एंटायर डीएनए सैंपल। क्लियर है सभी को? पीसीआर टेक्निक 4th स्टेप क्लियर है? अब अगर आपको नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टेप आता है लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। अभी तक हम जो बना रहे हैं ना ये सब फॉरेन डीएनए ही था। चाहे हम उसको बड़ा भी कर रहे हैं तो भी वो फॉरेन डीएनए ही है। अभी तक हम सिर्फ फॉरेन डीएनए की ही बात कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या करना है? लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए विथ वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए को किसके साथ जोड़ दो? ये हमारे पास फॉरेन डीएनए है और ये हमने बनाया, मैंने डायग्राम भी बनाया है तुम्हारे में। ये हमारे पास वेक्टर डीएनए है। हाँ कराया है ना। लाइगेशन का मतलब क्या है? जोड़ना फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ। अब देखो, सबसे पहले जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कट बोथ द डीएनए विथ रिस्ट्रिक्शन सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटना पड़ेगा। कट बोथ द डीएनए
with same restriction एंडोन्यूक्लियस, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करिए, इसको कट लगा दिया, इसको कट लगा दिया, अब क्या होगा? ये डिवाइड हो गया, नहीं नहीं सही है, ठीक है, दो कट लगा दिए हमने, एक इसमें लगा दिया कट, एक इसमें लगा दिया कट। अब क्या करेंगे? इसको इसके अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। किसके फोन बज रहे हैं? देखो ध्यान से, ये जो डीएनए बन गया है वेक्टर का डीएनए, इसको हम क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रवीना बताओ मुझे, जिस सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उस सेल को क्या कहेंगे? मैं बता सकता हूं, हाय रुक जा, जिस सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उस सेल को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। अरे रवीना तीसरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे यही चीज, ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर भी वेक्टर, अरे जिसके अंदर भी आरडीएनए मौजूद होता है उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के दो मेथड हैं, यस और नो? दो मेथड पढ़ाए थे हमने, एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेसिस पर कर लो आप। एक था ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कलर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दोनों में सूटेबल कौन सा था? ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ के ना? अब नया चैप्टर शुरू कर लूं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लाने चाहिए थे ना, नोट्स नहीं लाए क्या तुम लोग आज? बायो की कॉपी नहीं लाए तो फिर क्यों आ गए? मैंने कब बोला? मैं तो ये बोला ना चैप्टर खत्म हो गया है, ऑनलाइन तो पढ़ाऊंगा ही मैं सारा, घर जाके तुम लिखते ही तो नहीं हो, गालियां देते हो। एक क्लास में करवाइए आपने, दो करवाइए, सॉरी दो चलो ठीक है, ओके सर नई स्लाइड पढ़ाओ तो बता। अरे मैं तो बहुत जगह हुआ है, हम तो मैं और ऋषि तो पहले लेंगे सर रात में। ये मैं पीछे रह गया, अपने दोस्त को भी आगे तो बहुत उड़ गया, लगा चला गया किसी और ऐसा आपको लगे एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे ना हम,
मैंने पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजी। पढ़ा दिए ना ये सब, तो ये बायोम्स वगैरह। हाँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोम्स पढ़ा दिए ना मैंने, लास्ट टर्म पे ही पढ़ाया था। अगर तुम नोट्स में देखोगे तो बनाया मैंने, अलग अलग बायोम्स के नाम भी लिखवाए थे, याद हो तुम लोगों को? ठीक है, अब हमको पढ़ने थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजी, कि कौन कौन से फैक्टर इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक भी अफेक्ट करते हैं, एबायोटिक भी अफेक्ट करते हैं। बायोटिक में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं, मतलब बीमारी फैलाने वाले भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर घर बना के रहने वाले भी हो सकते हैं, प्रेडेटर्स भी होते हैं। प्रेडेटर्स मतलब दूसरों को शिकार करके खाने वाले, जैसे शेर शिकार करके खाता है ना। एक होते हैं कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब आपस में लड़ झगड़ के खाते हैं, जैसे शेर एक लॉयन हुआ और टाइगर हुआ, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। क्या है ये? मिलजुल के नहीं खाते हैं, ये एक दूसरे से लड़ झगड़ के खाते हैं। ठीक है, क्या उधर देख लो ध्यान से। एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बात सुन लो, पेपर में क्वेश्चन आता है तो एबायोटिक फैक्टर से ज्यादा आता है। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। आवाज मत कर देना बिल्कुल अब धोखे से, ठीक है? अरे तुम एबायोटिक फैक्टर्स में क्या है? टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। इन चारों फैक्टर्स को हमें डिस्कस करना है अच्छे से। इनमें से शायद एक फैक्टर में तुम्हें पढ़ा चुका हूं, टेम्परेचर वाला। लिखवाया है? नहीं तो देख लो। तो टेम्परेचर में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गवर्न्ड बाय टेम्परेचर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, वो सब टेम्परेचर की वजह से ही हो रहे हैं। आप कुछ भी खाते हो, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाना है कि नहीं कर पाना है, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर्दी होती है तो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हो, गर्मी में कोई चीजें अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर के वजह से आपकी बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं, मैंने पढ़ाया भी था, हमारी बॉडी के एंजाइम्स टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स दुगनी स्पीड से काम करते हैं, डबल हो जाती है उनकी स्पीड काम करने की, मगर एक सर्टेन लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एंजाइम का काम करने का जो वर्किंग स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। एक टाइम के बाद ना वो काम करना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए एक सर्टेन लिमिट तक उनका टेम्परेचर और रिलेशन जो रहता है वो बढ़ता है। अब किसी ने हरकत दी तो वो क्लास से बाहर चले जाना। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब स्पीड को कहते हैं। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड भी एंजाइम की जो है काम करने की वो बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, मगर ये हमेशा नहीं होता, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक रहता है। जैसे ह्यूमंस के लिए हम बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ नहीं है। 50 के ऊपर हम जिंदा ही नहीं रह सकते। कहाँ जा रहे हो? उतार दो उसे, उतार दो ना, मैं कह रहा हूं। अब सुनो, लिखा भी है यहाँ पे, टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, साफ साफ लिखा है। स्पीड ऑफ द एंजाइम्स, एंजाइम्स कितनी स्पीड में काम करेंगे कितनी स्पीड में काम नहीं करेंगे, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। एंड लास्ट वन इज बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक जानते हो? कुछ भी। हाँ, मेटाबॉलिक का मतलब है केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो सारी केमिकल रिएक्शंस को कौन चलाता है? एंजाइम। सीधी सी बात है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब आपकी मेटाबॉलिक स्पीड, मेटाबॉलिक थिंग ही तो है। इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजाइम्स। तो अगर आपके एंजाइम्स की स्पीड बढ़ेगी तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा।
एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस इन ह्यूमंस या ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सलाइवा फॉर्मेशन है, हार्मोन का फॉर्मेशन है, ये सब भी टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है। टेम्परेचर की वजह से ये भी हमारी बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे नॉर्मली आप बात करो, गर्मी होगी तो आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड ज्यादा काम करेगा, पसीना बाहर निकालेगा ज्यादा से ज्यादा। वही स्वेट ग्लैंड सर्दियों के समय बिल्कुल काम नहीं करेगा, इवापोरेशन होने की वजह से ना बॉडी के अंदर कूलिंग चाहिए। गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर पसीना बाहर निकलेगा ना, तो पसीना जब सूखता है तो ठंडक मिलती है, इवापोरेशन होता है उसका। तो इसी वजह से ज्यादा जो आयंस है उन्हें बाहर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट। तो वही स्वेट ग्लैंड गर्मियों में ज्यादा काम करता है, सर्दियों में बिल्कुल काम नहीं करता है। क्लियर है बात? तो टेम्परेचर की वजह से हमारे बॉडी के कई सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ती और कम होती रहती हैं। फिर मैंने तुम लोगों को दो तरीके के एनिमल्स पढ़ाए थे, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल पढ़ाए थे। यूरीथर्मल का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ, डॉग्स। अरे धीरे है। तो यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं वो। ठीक है, जैसे मैंने आर्की बैक्टीरिया पढ़ाए थे, या थर्मस एक्वाटिकस भी तो इसी का एग्जाम्पल है। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं। हाँ हाँ, तो वो सब आर्की बैक्टीरिया में तो आते हैं। दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। अब सुनो, फिर है स्टीनोथर्मल, ध्यान से सुन लो। स्टीनोथर्मल वो है जो बहुत कम टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, नैरो रेंज। जो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले यूरीथर्मल, जो कम टेम्परेचर को टॉलरेट करे स्टीनोथर्मल। फिर है एक्टोथर्म्स, कोई किलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और एंडोथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो देखो एनिमल्स की इन्होंने दो कैटेगरी बनाई, एक वो जिनका खून गर्म रहता है, एक वो जिनका खून ठंडा होता है। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, हम लोग वार्म ब्लडेड है। बर्ड, चिड़िया होती है ना, चिड़िया भी वार्म ब्लडेड है। हाँ, तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं ना, बात सुन लो, वार्म ब्लडेड अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो हम वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लडेड, मेढक भी कोल्ड ब्लडेड है। हाँ, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है पोइकिलोथर्मस। क्या होता है? ये वर्ड आ सकता है, पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस किसको बोलते हैं? जो लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब आपके कोल्ड ब्लडेड है। कैसे हैं? अच्छा, याद रखना, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये लोग कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ये अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल सकते। ठीक है, जैसा जैसा बाहर का टेम्परेचर होता जाएगा वैसा वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी होता जाएगा। जैसे छिपकली है, छिपकली अब बाहर सर्दी आने वाली है, तो छिपकली के अंदर भी ऑटोमेटिकली सर्दी बढ़ने लगेगी। वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर के अगेंस्ट काम नहीं करा सकती। हाँ, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। क्या है? तो गर्मी में तो वो बाहर आ सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी है, उसकी बॉडी का ब्लड कैसा है? ठंडा, तो वो मैनेज कर लेती है, बट ठंड को मैनेज नहीं कर पाएगी। समझ में आया? सेम उसी लेकिन ह्यूमंस जो हैं, बर्ड जो हैं, हम लोग हैं मैमल्स। क्या है? मैमल्स जितने भी हैं और आपके बर्ड्स जितने भी हैं, ये लोग हैं कोल्ड वार्म ब्लडेड। कैसे? और वार्म ब्लडेड अपने बॉडी का जो ब्लड है उसको क्या कर सकते हैं? फिर ये चैप्टर भी निकल जाएगा, ऐसे करके पूरा चैप्टर्स निकल जाएंगे। ध्यान से देख लो यहाँ पे। नहीं देख नहीं रहे हो ना, तुम बेंच देख रहे हो। क्या है बताना जरा, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या है? अच्छा, वार्म ब्लडेड स्नेक्स में होता है, ये देख रहे हो तुम। हाँ, किस में होता है वार्म ब्लडेड? हाँ, क्या होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में?
क्या एडजस्ट नहीं करते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यों जाना है? अरे तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, घर से कॉल करवा देना। ठीक है, ये समझ में आ गया। यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके यूरीथर्मल, जो कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके स्टीनो। स्टीनो वर्ड का मतलब ही लेस होता है, यूरी का मतलब ही मोर होता है। नैरो तो बहुत छोटा। अरे वो शेप के केसेस में हो गया, यहां पर हम टेम्परेचर का बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत छोटा। आगे बढ़े, अब आ जाओ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कुछ भी बात सुनो। होम्योस्टेसिस का मतलब ही होता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हम लोग होम्योस्टेसिस में रहते हैं। किस में रहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर समय कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है टू मेंटेन हाँ हाँ बिल्कुल सही, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जिसका दिमाग पढ़ाई में है उसको सब याद रहेगा। नहीं, क्या था कि जब मैंने बोर्ड्स दिए थे ना तो पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिनको मैंने पढ़ा था अप्रैल में, मतलब पेपर्स के टाइम पे रिवाइज भी नहीं किया था उन टॉपिक्स को, और वो टॉपिक्स आए थे बोर्ड के क्वेश्चंस में 1-2 नंबर में। तो अप्रैल की चीजें याद थी तभी वो मार्च में लिख पाया मैं, लेकिन अगर अप्रैल की चीजें भूल चुका होता तो वो मार्च में नहीं लिख पाता मैं। समझ में आ रहा है? तो चीजों को ना आपको महीनों महीनों पुरानी रिकॉल करके रखनी पड़ेंगी। तुम्हारे केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन होता है वो टेबल वाला आता है, उसमें इक्वेशन बनाते हैं 1 और 2। उस दिन ही मैंने क्लास मिस कर दी थी पूरी पूरी। अभी तक याद है मुझे, पूरी लाइफ में केमिस्ट्री की मैंने बस एक ही क्लास छोड़ी थी, बस वो क्वेश्चन वाली, और फिर मैंने उस क्लास का रिवीजन भी नहीं किया था। और बस मैंने एक बार अपने धोखे से अपने दोस्त से सीख लिया था कि इसको ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने अभी बस ऐसे इसको छोड़ दिया, और वही क्वेश्चन 3 नंबर में था पेपर में। उसी की वजह से मेरे 95 थे बस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो जो आप लास्ट टाइम पर पढ़ोगे वही आएगा पेपर में, जो आप शुरू से सीखते आ रहे हो। मतलब नॉर्मली आपने जब क्लासेस में आके सीखा है उनमें से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो पेपर में आ जाती हैं, और तब आपको लगता है कि हाँ ये समय सर ने जो पढ़ाया था वो इसको ऐसे ऐसे यूज करना है। तो ध्यान दीजिए आप, ध्यान से तुम बस ध्यान दो ना यहाँ पे, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और 12th क्लास में मैं भी खेलना कूदा करता था बढ़िया, मैच वैच खेलता था मैं भी टाइम में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि दिन भर पढ़ते ही रहना है। बस जब क्लास में है तो बस क्लास में है, जब फील्ड पे है तो फील्ड पे है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए, इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो मैंने बताया ना, वार्म ब्लडेड वाले जितने भी मैमल्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पे मेंटेन करके रख लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड वाले नहीं कर सकते। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन, लिखा है ना, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब बाहर चाहे गर्मी हो, बाहर चाहे सर्दी हो, बाहर चाहे बर्फ पड़े, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना हमको चाहिए। जैसे ह्यूमंस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा मेंटेन रहेगा। हाँ, क्लॉट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, हाँ क्लॉटिंग हो जाती है उसकी। क्या रेगुलेटर? हाँ हाँ यस। क्या किसे?
हाँ, उनको इसीलिए इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के बाहर जाते ही 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना रहेगा। वो एक मशीन में रखते हैं। हाँ, जो आसपास की कंडीशन को 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आगे रखे। नहीं होता वही नॉर्मल ऑलरेडी है, बट उनके आसपास की कंडीशन वही रहती है स्टेरिलाइजेशन वाली, ताकि एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज ना हो। हमारी बॉडी भी तो स्टेराइल कंडीशन में ही है। लेकिन वो तो फिर जब बाहर देते हैं वो जब ब्लड चढ़वाते हैं तो ठंडा ठंडा था बहुत। उस समय रहता है बस जब वो बॉडी से बाहर है। बस आगे आ जाओ। हाँ बिल्कुल, आ जाओ जाओ। टेम्परेचर इफेक्ट अ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन अ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो देखो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट आने को देखने को मिलता है। सबसे पहले पढ़ना है हमको बर्गमैन्स रूल, दूसरा है एलेंस रूल, तीसरा है जॉर्डन्स रूल। हालांकि ये रूल्स मौजूद नहीं है बट मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ लो। बर्गमैन्स रूल बताता है बर्ड्स एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन्स एंड लेसर इन वार्मर रीजन्स। अब ध्यान से सुनना, बर्ड और मैमल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, यस और नो? बर्ड और मैमल्स, मैमल्स मतलब हम, तो हम लोग, बहुत हंसी आ रही है, यहाँ पढ़ाई चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है, बस आगे पीछे लड़ते रहते हैं। फर्स्ट बेंच पे आना जरा, इधर आओ फर्स्ट बेंच पे। अब सुनो ध्यान से। तो बर्ड और मैमल जो होते हैं वो रेगुलेटर्स हैं। कैसे हैं? अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर बाहर सर्दी है तो वो अपनी बॉडी को शिवरिंग करके वो अपनी बॉडी के अंदर हीट पैदा कर लेते हैं। हाँ, यस और नो, ये एक्सरसाइज एक तरीके की, जो आप कब कब आते हो ना तब अपनी बॉडी को ना गर्म कर रहे हो। ठीक है, हाँ तो वो अडप्ट है ना उसी नेचर में। और सेकंड थिंग, जब बाहर गर्मी होती है तो हम अपनी बॉडी से स्वेट बाहर निकालते हैं ताकि हमारी बॉडी में ठंडक रह सके। क्लियर है? तो याद रखना, वो बता रहे हैं, बर्गमैन्स रूल बताता है कि देखो जो बर्ड और मैमल कोल्डर रीजन्स में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कोल्डर रीजन्स वाले बर्ड और मैमल्स की हाइट बड़ी होती है। जो कोल्डर रीजन्स में रहने वाले लोग होंगे, हाँ बड़ी क्यों नहीं है? इतने से बर्ड से इतनी बड़ी नहीं है वो, बर्ड है वो, मैमल नहीं है। ठीक है, और बात सुनो, जो गर्म वाले इलाकों में रहते हैं, गर्मी वाले इलाकों में, वहां पर, बता तो रहा हूं मैं, मेरी बात तो खत्म होने दो पहले। अरे तुम 2 मिनट रुकोगे? 2 मिनट रुकोगे? जबरदस्ती के लगे हो है? और जो वार्मर एरियाज में रहते हैं, वार्मर एरियाज में रहने वाले मैमल्स की और बर्ड्स की जो हाइट होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है छोटी। इसका सीधा रिलेशन होता है सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया, ठीक है, सीधा रिलेशन किससे है? सरफेस एरिया से। अब आप लोगों को पता होगा, जब साइज छोटा होता है, जब साइज छोटा होने लगता है तो सरफेस एरिया बढ़ने लगता है। पता है ये बात? जैसे मेरी बात सुनो, ये एक बड़ा पार्टिकल है, इस बड़े पार्टिकल को अगर मैं पाउडर में तोड़ दूं तो बताओ पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होगा? सरफेस एरिया समझते हो? सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल का वो एरिया जो एनवायरनमेंट के ज्यादा कांटेक्ट में आता हो। छोटी चीजों का एरिया कम होता है तो वो कांटेक्ट में जल्दी आ जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे पिसी हुई शक्कर है और एक नॉर्मल शक्कर है, तो जो पिसी हुई पाउडर वाली शक्कर होती है वो जल्दी घुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा है, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो गया? ज्यादा। वो अपने सरफेस के कांटेक्ट में जल्दी आ जाएगी। जबकि जो मोटी वाली शक्कर होगी, वो मिश्री के दाने होते हैं, उसका साइज बड़ा होता है, इसीलिए उसको घुलने में लगता है टाइम, क्योंकि वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है पूरी तरीके से। आई बात समझ में? तो जो गर्म वाले इलाकों में रहते हैं, बात समझना, वहां पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बॉडी में से हीट जल्दी निकलेगी ना,
गर्मी में रह रहे हो तो बॉडी से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हीट निकालनी है ना, यस और नो। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉडी से हीट जल्दी निकलेगी, नहीं है समझ में बात। कटोरी में पीते हो चाय तो कटोरी का सरफेस एरिया तो ज्यादा होता है मग के कंपैरिजन में, तो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए जो वार्मर एरियाज में मैमल्स और बर्ड्स रहते हैं उन्हें हीट निकालनी है बाहर, इसीलिए क्या करते हैं वो अपने साइज को छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट क्या निकल सके बाहर। वहीं हम बात करें कोल्डर रीजन्स की, तो कोल्डर रीजन्स में आपको बॉडी से हीट बाहर नहीं निकालनी है, समझ में आ रहा है। तो कोल्डर रीजन्स में क्या होती है, हाइट रहती है बड़ी, साइज कैसा रहता है, बड़ा। तो साइज बड़े होने की वजह से हमारे बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, तो कम से कम हीट निकलेगी। और ठंडी जगह में तो हमें हीट कम ही निकालनी है ना, यस और नो। क्लियर है बात? बर्गमैन्स रूल समझ में आया? बर्ग में है, देखो सरफेस एरिया का मतलब है सराउंडिंग के कांटेक्ट में आपके ऑर्गन्स कितने हैं। मैंने बताया ना, देखो इतने बड़े पार्टिकल को अगर आप डिसॉल्व करना चाहोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि इसके सरफेस के पार्टिकल ही आपस में डिसॉल्व हो पाएंगे पहले, लेकिन सरफेस के बाद अंदर भी तो बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, यस और नो। तो इनको डिसॉल्व होने में और टाइम लगेगा। जबकि आप इस पाउडर की बात करिए, इस पाउडर के पास तो सिर्फ ऊपर के ही पार्टिकल्स है, अंदर के तो कुछ पार्टिकल्स ही नहीं है, तो ये तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, यस और नो। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कि पार्टिकल्स कितने सरफेस के कांटेक्ट में है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर का जो मास है ना वो कम होता जाएगा ना, तो तुम इस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ज्यादा हो, और जितना बड़ा मास होता जाएगा ना एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में उतने कम हो। समझ में आया? क्या है, जब साइज बढ़ता है ना तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारी चीजें फिट होने लगती हैं, तो उसकी वजह से हमारा हर एक पार्ट सरफेस या सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। आई बात समझ में? क्लियर? फिर आता है एलेंस रूल। क्या आता है? एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर कार्स, ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। अब देखो यहाँ मैमल्स और उनकी बात नहीं हो रही है, बर्ड्स की। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो कोल्ड ब्लडेड है। क्या है? अब कोल्ड ब्लडेड तो भाई अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं जैसा हम लोग कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जहां पर भी ठंडी जगह होती है, क्या होती है, बात सुन लेना, ये कोल्ड ब्लडेड के लिए बात हो रही है, नहीं तुम भूल जाओ, ये सब बात कोल्ड ब्लडेड के लिए हो रही है। ऊपर बात हमने वार्म ब्लडेड की है, ठीक है, नहीं तुम्हारा दिमाग चलने लगे, फालतू दिमाग तुम्हारा बहुत चलता है। अब सुनो, हाँ चलता है, अभी ऑस्ट्रिच आ गया था तुम्हारे दिमाग में, मैं कह रहा हूँ चुप रहो, तो मैं बता रहा हूँ सुनो। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, ये जब ठंडी जगहों पे जाते हैं तो इनके कान छोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और इनके हाथ और पैर भी छोटे हो जाते हैं। तुम अपने आप को ही देख लो, जब तुम्हें सबसे ज्यादा ठंड लगती है ना तो तुम ऐसे हाथ पैर ही ऐसे करते हो कि नहीं? बाकी तुम कुछ करो ना करो, हाथ पैर को ऐसे सिकोड़ लेते हो बस, करते हो कि नहीं? तो क्योंकि तुम कोशिश करते हो ये जो लिम्स है ना, ठंड लग रही है अम्मी, ऐसे करते हो, बिल्कुल करते हो कि नहीं करते हो? और अपने कानों को एकदम ऐसे ऐसे करके निकल लोगे बिल्कुल शांति से। एक्चुअली में क्या है, मम्मी भी कहती हूँ कि सबसे ज्यादा ठंड कानों से लगती है। हाँ, तो उसका रीजन है, इसीलिए क्या है, अब देखो ये वो एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी का ब्लड का होम्योस्टेसिस में तो जा नहीं सकते हैं, यस और नो। तो वो क्या करते हैं, उनको भगवान ने ऐसा बनाया कि उनके कान छोटे हो गए तो ठंड भी नहीं जाएगी अंदर, उनके हाथ पैर भी छोटे से हैं ताकि जल्दी जल्दी हीट लॉस नहीं होगा, और तुरंत अपने कोने में बिल में जाके वो बैठ